Hello and welcome back to part 2 of 215 sequel interview related technical questions. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 2 देखने से पहले वो देख लो क्योंकि वो ऐसा चल रहा है बेसिक मीडियम और थोड़ा डिफिकल्ट इस लेवल पे हम लोग जा रहे हैं ठीक है एंड अभी बज गए हैं रात के 11। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 12 बजे तक ये वाला पार्ट कंप्लीट कर दूं बिकॉज होपफुली हम आज 50 क्वेश्चन पाइथन के भी सॉल्व कर पाए। ये मेरा गोल है। ठीक है तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 133 से स्टार्ट के ऊपर अपनी वीडियो छोड़ी थी। तो 133 क्वेश्चन बोलता है कि विच वन इज फास्टर, ट्रंकेट या डिलीट। तो ट्रंकेट इज फास्टर देन डिलीट। क्यों? डिलीट क्या करता है, रो बाय रो जाता है, जबकि ट्रंकेट ऑल द डेटा क्लियर कर देता है। रोल बैक कैसे होता है ट्रंकेट और डिलीट में? ठीक है, डिलीट रोल बैक इजिली हो जाएगा बट इन केस ऑफ ट्रंकेट इट विल डिपेंड ऑन द डेटाबेस। ठीक है, कि वो डीडीएल सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। माई एसक्यूएल, एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट वाला, पोस्ट पोस्ट्रिस एसक्यूएल, इसमें मैं कंफ्यूज आती हूँ। ठीक है, अब इन तीनों में से जो माई एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल ट्रंकेट रोल बैक नहीं कर सकता। ठीक है, डिलीट एम्प्लॉय विद नो डिपार्टमेंट की सिंटैक्स इसने मुझसे मांगी थी। अब मैंने लिखा डिलीट ई मतलब एम्प्लॉय फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय, उसको हमने यहाँ पे ई से डिनोट किया। उन दोनों का हमने लेफ्ट जॉइन से कनेक्ट किया, किसके साथ? डिपार्टमेंट के साथ। क्यों? एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के बीच का रिलेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसको मैंने ज्वाइन किया डिपार्टमेंट डी के साथ, जिसमें ई जो टेबल हमने डिनोट कर रखी है एम्प्लॉय ई से, उसकी डिपार्टमेंट आईडी, और डिपार्टमेंट जो टेबल डी है उसकी डिपार्टमेंट आईडी नल है, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज नल। तो ये हमने सिंटैक्स क्रिएट किया था। अब उसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हुआ कि ऑल्टर टेबल क्या होता है। व्हाट इज ऑल्टर टेबल? ऑल्टर इज अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें ऐड, ड्रॉप और मॉडिफाई होते हैं। ठीक है, उसमें आप रीनेम कर सकते हो टेबल को और कॉलम भी ऑल्टर कर सकते हो। इसमें आप स्ट्रक्चर अपडेट कर सकते हो डेटा का। ठीक है, उसके बाद नल कॉलम जो है एज डिफ़ॉल्ट भी ऐड हो सकता है, नॉट नल। माना आपने एक टेबल बना दी, उसके बाद आपको याद आया कि एम्प्लॉय आईडी का जो कॉलम है वो हमेशा नॉट नल रहना चाहिए क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन मेरे लिए ज़रूरी है। तो एज नॉट नल हमें कांस्टेंट ऐड कर देंगे एज डिफ़ॉल्ट। ठीक है, सम ऑल्टर्स फास्ट मेटाडेटा होते हैं एंड सम रीराइट इंटायर टेबल एंड लॉक इट। ठीक है, कुछ ऑल्टर्स तेज काम करते हैं, कुछ ऑल्टर धीरे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बस एक पर्टिकुलर सेल को ऑल्टर करने की कोशिश की है तो वो ऑब्वियसली तेज काम करेगा। मैंने एक रो ऑल्टर करने की कोशिश की है और रो के अंदर सिर्फ 4 सेल है तो ऑब्वियसली वो तेज काम करेगा। बट अगर मैंने पूरा कॉलम ही टेबल का ऑल्टर करने की कोशिश की है और टेबल के उस कॉलम में लाखों एंट्रीज हैं तो वो थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज ऑल्टर वर्सेस अपडेट। ठीक है, ऐड, ड्रॉप, मॉडिफाई ये ऑल्टर के हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जब हो जाती है तो वो अपडेट हो जाता है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब ऑल्टर प्राइमरी की ठीक है, मतलब प्राइमरी की डिनोट करना है। अपडेट अगर हम करेंगे, सॉरी मैं थोड़ा मिस कर गई। हाँ, हुआ ये है ना एक्चुअली कि मैंने क्वेश्चन नंबर 160 तक समझा दिया और मैं रिकॉर्ड बटन दबाना भूल गई बिकॉज इट्स 12 AM इन द नाइट और मुझे नींद आ रही है, लेकिन मेरी कमिटमेंट है कि ये वाला तो मुझे पूरा करना ही है। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है इसका मतलब है कि ऑल्टर में प्राइमरी की डिनोट हो सकती है, अपडेट तो वो नहीं होगा। अगर हमने अपडेट करने की कोशिश की ना, हमने लिखा अपडेट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, प्राइमरी की। ये बस एक एग्जांपल है, ये कोई टर्म नहीं है कि ये एक रूल है, प्राइमरी की। ठीक है, तो वो नहीं हो पाएगा, हमें हमेशा ऑल्टर लिखना पड़ेगा। ठीक है,
अब नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 137 की एक नया कॉलम ऐड करो ईमेल। तो उस जगह जाके हम ये नहीं कर सकते कि ऐड कॉलम ईमेल, अब क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कहाँ ऐड करूँ। तो हमेशा हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, कौन सी टेबल, एम्प्लॉयज, और उसमें हमें क्या करना है, ऐड ईमेल वैरकर। अब हमें ड्रॉप करना है तो हम करेंगे ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज ड्रॉप कॉलम ईमेल। ठीक है, ये वाला नहीं लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे, क्यों, भटक जाएगा, गुम हो जाएगा, उसे समझ नहीं आएगा कि मुझे कहाँ पे जाके कॉलम ऐड करना है या फिर कहाँ पे जाके मुझे कॉलम ड्रॉप करना है। उसके बाद आता है मॉडिफाइड डेटा टाइप ऑफ द सैलरी। ठीक है, मान लो नॉर्मल सैलरी दी है 7,878 ऐसी कोई सैलरी दी है। अब किसी एक इंसान की 78989.90 हो जाए तो हम क्या उसको 90 लिख देंगे? नहीं, 10 पैसे का नुकसान क्यों झेलें हम। तो हम इसको डेसिमल में डिनोट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं ऑल्टर टेबल, ऑल्टर कॉलम सैलरी। ठीक है, पहले हम जाएंगे एम्प्लॉय टेबल में, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज करेंगे, उसके अंदर जाके करेंगे ऑल्टर कॉलम और उसमें सैलरी वाले को डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 140, जिसमें ऐड प्राइमरी की आफ्टर क्रिएशन। ठीक है, ये सवाल मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था और मैं भी भूल गई थी इसको। तो इस वाले पे हमें ये वाले जो चेंजेस आएंगे, कुछ 4-5 क्वेश्चन आएंगे, उस पर आपको पूरा पूरा ध्यान देना है। एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, उनकी मैंने बना दी थी आईडी। अब इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा इस बनी हुई टेबल में एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की करके दिखाओ। ठीक है, अब मैंने क्रिएट टेबल का पूरा कमांड देके पूरी टेबल क्रिएट कर दी थी, लेकिन मैं भूल गई थी कि मुझे बस ये ऐड लिखना है। मैंने पूरा ये पूरा मैंने क्रिएट कर दिया, बट मेरा कोड रन नहीं हुआ क्योंकि मैं ऐड लिखना भूल गई। अब ये हुआ कैसे, हमें करना है ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज हमेशा, और उसके बाद हमने करना है ऐड प्राइमरी की, किसकी, आईडी की। उसके बाद ऐड फॉरेन की का सवाल आ गया 141 फॉरेन की आफ्टर टेबल क्रिएशन। ठीक है, हमें क्या करना है, ऑल्टर टेबल ऑर्डर। ऑर्डर हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर में क्या होता है, दो टाइप की आईडीज होती है, कस्टमर आईडी होती है और ऑर्डर आईडी होती है। ठीक है, ऑर्डर कौन लेगा, कस्टमर ही लेगा, तो एक कस्टमर आईडी जनरेट होती है जो कि प्राइमरी की होती है, दूसरी वाली टेबल की। ठीक है, तो उस वाली आईडी को हम एज फॉरेन की लेंगे ताकि वो दोनों टेबल आपस में जुड़ सके। अब इसका क्या है कि ऑल्टर टेबल ऑर्डर्स ऐड कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे, फॉरेन की, ये वाला एफ के कस्ट लिखा है मैंने कॉन्स्टेंट को, फॉरेन की जिसमें कस्टमर आईडी है। ठीक है, और रेफरेंस लिया है मैंने कस्टमर जो टेबल है उसकी आईडी से। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 142, ऐड चेक कॉन्स्टेंट आफ्टर क्रिएशन। हमें चेक करना है कि किसकी सैलरी किससे ज़्यादा है। चेक करो ये बंदा दिल्ली का है या मुंबई का है, ऐसी चीज़ें चेक करने के लिए हम चेक कॉन्स्टेंट इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा जो सिंटैक्स होगा वो होगा ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज। ठीक है, उसके बाद हम ऐड करेंगे, ऐड कॉन्स्टेंट चेक सैलरी, और चेक किस चीज़ का लगाना है कि सैलरी 20,000 से ज़्यादा है या उसके बराबर है, जो भी रूल आप लगाना चाहो। अब मुझे टेबल और कॉलम को रीनेम करना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, मैं ऑल्टर यूज़ करूँगी। ठीक है, अब मेरी टेबल का नाम है एम्प्लॉयज़, मुझे लगाना है उसका नाम स्टाफ, तो मैं क्या करूँगी, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज़ और फिर रीनेम टू व्हाट, स्टाफ। ठीक है, अब ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज़ ये मैंने लिखा, रीनेम कॉलम सिटी टू लोकेशन। अब इसमें सिटी जो है, सिटी का जो कॉलम है उसका नाम बदल के लोकेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, ऐड मल्टीपल कॉलम इन वन ऑल्टर। ठीक है, सिंपल सी बात है, ऑल्टर टेबल हमने लिखने के बाद जितना चाहे हम उतना चीज़ें ऐड कर सकते हैं, हमने तो टेबल ऑल्टर करनी है ना। अब मैं चाहती हूँ कि फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी के दो कॉलम हैं, ये स्पेलिंग मैंने मिस कर दी, हाँ, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर के दो कॉलम हैं वो ऐड हो जाए। तो मैं लिखा ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज़ ऐड ईमेल वैरकैर 100 एंड कोमा लगा दिया मैंने यहाँ पे, एंड में लिखा कि ऐड फ़ोन
और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145 से ऐड नॉट नल कांस्टेंट एग्जिस्टिंग कॉलम के अंदर। मैंने बताया ना कि मैंने एक ऑलरेडी एक कॉलम बना दिया और फिर मेरे को बाद में याद आया कि अरे लोग तो डेटा एंटर कर रहे हैं इसमें, तो इसको तो एज ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं, वो उसमें डेटा एंट्री नहीं कर रहे। अब ये चीज़ तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कस्टमर का नाम। ठीक है, ये मैंने नॉट नल नहीं किया। अब इसके नुकसान मुझे ये हुए कि जो डेटा आया है उसमें मुझे कस्टमर का नाम ही नहीं पता। तो मैं क्या करूँगी, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज, ऑल्टर कॉलम, विच कॉलम, ऑल्टर कॉलम नेम वैरकैर 50। ठीक है, इतनी लिमिट मैंने सेट कर दी। नॉट नल, वो नल नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगला हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल आप लोगों ने कई बार करी है, मैंने आपको कई बार करके भी दिखाई है। तो हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज क्रिएट टेबल। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो सारी चीज़ें क्रिएट टेबल में आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, क्रिएट टेबल, क्रिएट न्यू टेबल विद कॉलम्स, जिसमें टाइप होते हैं, वैरकैर होता है, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, नॉट नल, नल वाले कॉन्स्टेंट्स लगते हैं। ठीक है। अब कांस्टेंट क्या कौन से होते हैं, प्राइमरी की हो गई, यूनिक हो गया, नॉट हो गया, एज पर द टेबल। अब फॉरेन की जो है वो रेफरेंस ली जाती है और वो होता है यूनिक रेफरेंस भी, और नॉट नल होता है वो रेफरेंस। अब उसमें चेक कंडीशन भी लगती है, हमने ऊपर चेक कंडीशन लगा के देखी हुई थी 20,000 सैलरी वाली, तो वो किसी टेबल पे ही लगी होगी ना। डिफ़ॉल्ट सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने ईमेल आईडी, मैंने लोकेशन का सेल मतलब लोकेशन का मैंने एरिया बनाया, किसी ने उसमें एंटर नहीं किया, बट मैं मेरे डेटा को अब ख़राब तो नहीं कर सकते बिकॉज़ किसी ने अपना डेटा एंटर नहीं किया। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने सेट किया कि अब उसमें दिल्ली जाएगा, ताकि मेरा पूरा का पूरा डेटा नल वैल्यूज़ के साथ ना तैयार हो और फिर मुझे एंड में नल वैल्यूज़ ना हटानी पड़े, क्योंकि वो मेरे लिए एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। तो उसके लिए मैं बाय डिफ़ॉल्ट, जो डिफ़ॉल्ट होता है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल करूँगी। अब बेस्ट प्रैक्टिस किसी भी टेबल को क्रिएट करने की क्या होती है कि हम प्राइमरी की डिफाइन करें हमेशा, एप्रोप्रिएट टाइप डिफाइन करें, कॉन्स्टेंट लगाएं डेटाबेस लेवल पे। ठीक है। अब CTAS क्रिएट्स टेबल फ्रॉम द सिलेक्ट रिजल्ट। अब क्या होता है कि एक ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल होती है, उसमें से भी हम टेबल निकाल सकते हैं। मान लो एम्प्लॉयज़ हैं ऑल ओवर इंडिया के हैं, अब मुझे सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ से मतलब है, मेरा डिपार्टमेंट सिर्फ दिल्ली के एम्प्लॉयज़ को हैंडल करने का है और वो भी IT डिपार्टमेंट के। तो मैं उसमें से क्या करूँगी, वो एम्प्लॉयज़ निकालूंगी जो दिल्ली के हैं, लोकेशन दिल्ली है और डिपार्टमेंट उनका IT है। तो वो मेरी एक अलग टेबल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद होता है टेम्पररी टेबल एग्जिस्ट फॉर सेशन। अब इसका क्या मतलब होता है, टेम्पररी टेबल रफ कॉपी आपने यूज़ करी होगी। रफ कॉपी में क्या करते हैं, हम जितना चाहें एक्सपेरिमेंट करें, गलत करें, सही करें, फ़र्क ही नहीं पड़ता। टेम्पररी टेबल हमारे शीट के अंदर, हमारे जो न्यू जो क्वेरी शीट होती है उसके अंदर एक रफ कॉपी का काम करती है। अगर मेरे पास एक टेबल है जिस पे मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती, तो मैं उसी टेबल का एक टेम्पररी टेबल तैयार करूँगी, मैं उसके ऊपर करूँगी एक्सपेरिमेंट, और जैसे ही मैं उसको शीट को बंद करूँगी या फिर उसको डिलीट करूँगी, तो वो सारा का सारा डेटा जो भी मैंने चेंजेस करके देखे थे या फिर जो भी मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखे थे वो सारे हट जाएँगे और मेरे एक्चुअल डेटाबेस पे या फिर जो टेबल मैंने इस क्वेरी में क्रिएट कर रखी है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो वो हमारी टेम्परेरी टेबल होती है। अब सिंटैक्स इसने माँगा क्रिएट टेबल का, क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज़ आईडी, आईडी हमेशा प्राइमरी की क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एक एम्प्लॉयी की एक ही तो आईडी होगी, एक आईडी के ऊपर 2 एम्प्लॉयी नहीं हो सकते। उसके बाद नेम में वैरचैर लिखा है मैंने, क्योंकि वैरचैर में 250 तक कैरेक्टर्स आ जाते हैं, और मैंने सेट किया, कांस्टेंट सेट किया मैंने यहाँ पे कि वो नॉट नल रहेगा क्योंकि नाम ज़रूरी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147 ने मुझसे पूछा कि क्रिएट नॉट नल, यूनिक, चेक एंड डिफ़ॉल्ट, ये सब एक टेबल में ऐड करके दिखाओ। तो मैंने क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज़ की, जिसमें ईमेल वैरचैर किया और उसको यूनिक रखा, क्योंकि हर बंदा अलग ईमेल आईडी से आना चाहिए। एक ईमेल आईडी पे 2 साइन इन हो गए तो डुप्लीकेसी क्रिएट हो जाएगी। और उसको मैं लिखा नॉट नल, कि वो नल भी नहीं रहना चाहिए बिकॉज़ आई नीड द ईमेल आईडी। ठीक है। ऐज मैंने इसके ऊपर मैं लगाया चेक, कि मेरी गेमिंग की वेबसाइट है, मैं नहीं चाहती कि ये लेवल का जो गेम है वो 18 साल से नीचे के बच्चे खेलें। तो जब वो अपनी डेट ऑफ बर्थ उसमें ऐड करेंगे और एज जो है वो 18 से कम आई, तो मैं अलाउ ही नहीं करूँगी आगे जाने का। ठीक है।
सिटी वेरकैर और बाय डिफ़ॉल्ट मैंने उसको दिल्ली रखा। क्यों? कुछ लोग नहीं डालते डेटा। अब कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से मेरा डेटा क्यों खराब हो? मैं क्यों नॉट नल वैल्यूज़ लेके चलूँ आगे? फिर उसके बाद मैं अलग से उस नॉट नल को सेटल करूँ, फ़िल्टर करूँ। मेरा तो नुकसान ही नुकसान है। अब कंपोज़िट प्राइमरी की क्या होता है? हमने देखो यहाँ पे लिखा आईडी प्राइमरी की है, लेकिन कभी-कभी कुछ टेबल्स में 2 या 3 ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्राइमरी की होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्डर टेबल। ऑर्डर टेबल में प्रोडक्ट आईडी और ऑर्डर आईडी दोनों प्राइमरी की होंगी, क्योंकि हर प्रोडक्ट अलग होता है। आम की आईडी अगर एक है तो स्ट्रॉबेरी की आईडी भी एक नहीं हो सकती, उसकी दूसरी आईडी होगी। इसलिए ये दोनों चीज़ें प्राइमरी की होंगी। ठीक है? तो यही है, ऑर्डर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी आर ऑलवेज डिफरेंट। इसलिए हम कंपोजिट प्राइमरी की यहाँ पे लगाएंगे। अब वो हम कैसे लिखते हैं? क्रिएट टेबल ऑर्डर डिटेल्स, ये हमने लिख दिया। ये हमने डाला ऑर्डर आईडी, इसको हमने इंटीजर से डिनोट किया। प्रोडक्ट आईडी, इसको भी हमने इंटीजर से डिनोट किया। एंड उन दोनों को अब हमने इस तरीके से लिखा कि ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी को एक जगह रख के राउंड ब्रैकेट्स लगा के उनके बाहर हमने लिखा प्राइमरी की, ताकि वो दोनों एक साथ प्राइमरी की हो जाए। डबल ब्रैकेट हमने बंद करे और हमने लगा दिया सेमीकोलन, और अब हमारे ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी दोनों को दोनों प्राइमरी कीज है। ठीक है? CTAS या क्या होता है? क्रिएट टेबल एज। ठीक है? क्रिएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल। अब क्रिएट टेबल IT एम्प्लॉयज एज सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू IT। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, ये हम 1000 बार कर चुके हैं। अब सवाल आता है टेम्परेरी टेबल क्या होती है? वही रफ कॉपी जो मैंने आपको डिटेल में अभी समझाया, उसका सिंटैक्स होता है क्रिएट टेम्परेरी टेबल टेम्प एम्प और आईडी जो होगी उसके बेसिस के ऊपर। ठीक है? अब क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, ये क्या होता है? अवॉइड करने के लिए एरर। मैंने मान लो मुझे नहीं पता, मेरा डेटाबेस बहुत बड़ा है, मेरे क्वेरीज को जो लिखा हुआ है मिलियन में पहुंच चुका है, और मैं अब कहाँ जाके ढूंढूं? ठीक है? या तो मैं ये करूँ कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस। अगर मैं ये करूँगी तो पूरा का पूरा डेटा लोड होना शुरू हो जाएगा और टाइम लगेगा उसमें। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक छोटा तरीका भी है कि अगर कोई टेबल ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है तो मेरी ये टेबल क्रिएट ना हो, इसके लिए मैं इफ़ नॉट एग्जिस्ट इस्तेमाल करूँगी, ताकि मुझे एरर जो है उनको अवॉइड कर सकूँ। क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट एम्प्लॉयज़ नाम की। ठीक है? अब अगर इस नाम की कोई होगी तो टेबल क्रिएट नहीं हो पाएगी। नंबर 152, सी क्रिएट स्टेटमेंट एग्जिस्टिंग टेबल। अब एग्जिस्टिंग टेबल जो है उसकी क्रिएट स्टेटमेंट मुझे देखनी है कि वो क्या थी। अब अगर मुझे उसमें चेंजेस भी करने, देखो क्रिएट स्टेटमेंट जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, हम इनिशियली कॉलम डिफाइन करते हैं। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, जिसमें एम्प्लॉय का नाम होगा, एम्प्लॉय की आईडी होगी, एम्प्लॉय का ईमेल एड्रेस होगा, एम्प्लॉय की लोकेशन और उसका ज्वाइनिंग डेट वगैरह वगैरह। एंड आफ्टर सम टाइम आई डू वांट टू मेक सम चेंजेस। ठीक है? लेकिन मुझे नहीं पता कि ये वाली कमांड दी कहाँ गई थी। अब मैं पूरा स्क्रॉल करूँ तो उतना तो हो नहीं सकता, क्योंकि मिलियंस में एंट्रीज आ चुकी है। ठीक है? अब मुझे क्या करना होगा? एक सिंटैक्स लिखना होगा। माई एसक्यूएल में क्या करते हैं हम? शो क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज। जब हम ये रन करते हैं तो क्रिएट टेबल जो असल में जब बनी थी, जब उसका स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ था, तो वो स्ट्रक्चर हमें दिख जाएगा। ठीक है? एसक्यूएल सर्वर में क्या करते हैं? SP_help और फिर टेबल का नाम। फिर हमें दिख जाएगा कि असल में क्या स्ट्रक्चर था उसका। वैरकैर था, वैरकैर में कितनी लिमिट थी, प्राइमरी की था कि नहीं, फॉरेन की था कि नहीं। और उसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। उसमें हम ऊपर से कॉलम में देख के समझ जाएंगे थोड़ा बहुत, लेकिन डिटेल जो है वो तो हमें इन दोनों से ही मिलेगी। ठीक है? और ऊपर से ये बहुत ही गंदा है, टाइम लेता है ये। अब बोलता है क्रिएट द सिंटैक्स विद फॉरेन की। ठीक है? क्रिएट टेबल ऑर्डर्स, जिसमें ऑर्डर आईडी को हमने प्राइमरी की रख दिया, कस्टमर आईडी इंटीजर है, और फॉरेन की यहाँ पे कौन सी होगी? कस्टमर आईडी। एक सेकेंड, फॉरेन की यहाँ पे क्या होगी? कस्टमर आईडी। कहाँ से रेफरेंस लिया हमने इसका? हमने लिया कस्टमर टेबल की आईडी से इसका रेफरेंस। कस्टमर टेबल की आईडी और ऑर्डर टेबल की कस्टमर आईडी दोनों सेम है।
अब 154th क्वेश्चन था कि राइट वेज टू क्रिएट ए टेबल क्या होने चाहिए, अप्रोप्रिएट वही थे। प्राइमरी की लगाओ, टाइप सही से डिफाइन करो, डेटाबेस डेटाबेस लेवल पे चेंजेस करो और मीनिंगफुल नाम लिखो ताकि आपको कल को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब मुझे बस उसका स्ट्रक्चर निकालना है जिसमें एक इज इक्वल टू 0 है, या फिर ये लगा लो रिया, या फिर सिटी। हाँ, सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली है, मुझे वो टेबल क्रिएट करनी है। तो हम करेंगे क्रिएट न्यू टेबल एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल, मतलब एम्प्लॉयज वेयर सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली। ठीक है, अब ये पूरा रेड हो गया, अब हमें इसका कोट बंद करने पड़ेंगे। हाँ, अब बात आती है ड्रॉप और ट्रंकेट की। नया टॉपिक स्टार्ट हो गया। ड्रॉप एंड ट्रंकेट का क्या है कि ड्रॉप जो है वो टेबल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। ट्रंकेट क्या करता है, रिमूव ऑल रो क्विकली एंड कीप द स्ट्रक्चर इंटैक्ट। इट जस्ट लाइक बुक शेल्फ है। बुक शेल्फ में इसको कमांड दी कि बुक शेल्फ को ट्रंकेट कर दो। तो वो कमांड क्या करेगी, बुक शेल्फ की सारी किताबें वो हटा देगा और जो लकड़ी का खांचा है वो रहेगा वहीं की वहीं। लेकिन अगर मैंने इसको बोल दिया कि बुक शेल्फ को ड्रॉप कर दो, तो वो धक्का दे देगा और पूरा बुक शेल्फ गिर जाएगा अलोंग विद बुक्स, और पूरा स्ट्रक्चर प्लस डेटा मतलब बुक्स सब डैमेज हो जाएगा और पूरी की पूरी टेबल वहाँ से हट जाएगी। इसके अलावा एक और चीज़ है कि हम ड्रॉप और ट्रंकेट को इस्तेमाल क्यों करते हैं, हमारे पास तो ऑलरेडी डिलीट है ना। तो डिलीट क्या करता है, रो बाय रो आगे चलता है। अब रो बाय रो आगे चलेगा तो स्लो होगा, प्लस ये यूज होता है फिल्टर के साथ। डिलीट कर दो ये डाटा वेयर, वेयर का फिल्टर लगता है। ठीक है, इसलिए हम ड्रॉप और ट्रंकेट का यूज करते हैं। अब ड्रॉप टेबल का सिंटैक्स क्या होगा, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। अब ट्रंकेट टेबल का सिंटैक्स क्या होगा, ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम। अब डिलीट वर्सेस ट्रंकेट वर्सेस ड्रॉप हमने पहले ही पढ़ा है। डिलीट क्या करता है, रो बाय रो चलता है, स्लो होता है और फिल्टर के साथ काम करता है। ट्रंकेट क्या होता है, स्ट्रक्चर को सेम टू सेम छोड़ देता है और डेटा को हटा देता है। ड्रॉप क्या करता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर और डेटा दोनों उड़ा देता है। अब रोल बैक ड्रॉप और ट्रंकेट में कैसे होता है, हम ये चीज़ अभी पढ़ के आए हैं। ट्रंकेट रोल बैक कर सकता है बट डिपेंड करता है सर्वर के ऊपर। माई एसक्यूएल में ट्रंकेट रोल बैक नहीं कर सकता। डिलीट जो है वो इजीली रोल बैक कर सकता है, लेकिन ड्रॉप जिसने पूरा स्ट्रक्चर उड़ा दिया पहली बार में, वो किसी भी सर्वर के केस में रोल बैक नहीं कर सकता। ड्रॉप कांट नो मैटर विच वन इज द सर्वर, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 160, डिलीट कब करूँ और ट्रंकेट कब यूज़ करूँ। ठीक है, डिलीट मैं तब यूज़ करूँगी जब मुझे फिल्टर लगाना हो कि इस वाली रो में जाके इस वाले कॉलम में जाके ये डेटा डिलीट कर दो। ट्रंकेट मैं तब यूज़ करूँगी जब मुझे फास्ट डेटा हटाना हो। ठीक है, तो टेबल ट्रंकेट हो जाएगी, या फिर मैं किसी कॉलम को ट्रंकेट करूँ। तो ये हमारा हो गया अभी तक 160 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को इशू ना आया हो कि यहाँ से हम सीधा वही फ्लो कंटिन्यू करेंगे जो हम अभी तक करते आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 161 हमसे पूछता है कि कॉन्स्टेंट्स नाम का नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है मैम, वो समझा। कॉन्स्टेंट हमने ऊपर समझे, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, वो रूल होते हैं जो हमारा जो टेबल है उसको डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल नॉट नल, ईमेल आईडी नल रहेगी ही नहीं, या फिर नेम जो है वो नॉट नल रहेगा। ठीक है, ये सारे हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। ये जो डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंने ये सब तैयार किए, ये मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग थोड़े कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स, डिटेल में बोलते हैं। कॉन्स्टेंट इन्फोर्स इंटीग्रिटी। ठीक है, प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज रोज। ठीक है, उसमें यूनिक और नॉट नल लगते हैं।
वन पर टेबल, कंपोजिट भी लग सकते हैं, पॉसिबल लिखा है इसने, क्लस्टर्ड इंडेक्स, ठीक है, डिफॉल्ट भी लग सकता है, फॉरेन की भी होता है कांस्टेंट में, वैल्यू इन चाइल्ड मस्ट एग्जिस्ट इन पेरेंट, मतलब एक बड़ी टेबल है उसमें से हमने छोटी टेबल निकाली, तो बड़ी टेबल के अंदर वो वैल्यू होनी चाहिए जो हम छोटे टेबल में निकालना चाहते हैं, इसलिए नल इफ अलाउड, अदरवाइज तो नॉट नल रहेगा, डिलीट कैस्केड यूनिक नंबर डुप्लीकेट्स अलाउज नल, ठीक है, नॉट नल मस्ट हैव वैल्यू, ये नॉट नल क्यों लगता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर सेल, वो पर्टिकुलर एरिया जिसमें मुझे डाटा चाहिए उसमें कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए मैं नॉट नल लगाती हूँ। चेक वैलिडेट्स कंडीशन, चेक भी हमारे कांस्टेंट है, डिफ़ॉल्ट जो है वो असाइन करता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जबकि मैंने दिल्ली असाइन की थी ऊपर, एंड इन्फोर्स एट डेटाबेस लेवल, ठीक है, डेटा रिमेन्स क्लीन इवन इफ ऐप हैज़ बग, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम कांस्टेंट इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि कल को कोई बग भी आए तो हमारा डेटा साफ रहे, गड़बड़ ना हो उसमें, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 161, 6 पर्पसेस, माने प्राइमरी की, माने फॉरेन की, यूनिक, ऊपर कर देती हूँ इसको, हाँ, यूनिक, नॉट नल, कितने हो गए हमारे अभी तक, 4, नॉट नल, चेक एंड डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये इंश्योर करते हैं एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 161 यही था कि वो कौन से 6 कांस्टेंट हैं जो हम यूज़ करेंगे सीक्वल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 162 बोलता है 162 प्राइमरी की डिटेल्ड कंपोजिट क्लस्टर्ड, ठीक है, ये कैसे होता है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज आईडी इंटीजर रहेगी और प्राइमरी की रहेगी, ये हमने क्लस्टर्ड फॉर्म में लिख दिया, ये जो फॉर्म है ये वाली, ये क्लस्टर्ड फॉर्म है कि हमने डिफाइन किया कि एम्प्लॉय आईडी एक इंटीजर भी है और प्राइमरी की भी है, तो ये हो गया हमारा क्लस्टर्ड फॉर्म। नाउ 163rd क्वेश्चन, फॉरेन की, ठीक है, फॉरेन की का क्या होता है, जैसे डिपार्टमेंट आईडी जो है वो हमने फॉरेन की रखी, और डिपार्टमेंट आईडी जो है वो एम्प्लॉय में भी होती है, डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट के अंदर भी होती है, हमने रेफरेंस लिया, रेफरेंस डिपार्टमेंट्स आईडी, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर वो डिपार्टमेंट आईडी है, मतलब डिपार्टमेंट के अंदर वो आईडी है, और कस्टमर्स के अंदर या फिर एम्प्लॉयज़ के अंदर वो डिपार्टमेंट आईडी है, तो ये हमारी फॉरेन की होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिक वर्सेस प्राइमरी की, बहुत कॉमन का सवाल है, बहुत कॉमन सवाल है, प्राइमरी क्या होती है, यूनिक ही तो होती है, हैं, हर एक बंदे की एम्प्लॉय आईडी यूनिक होती है, ऑर्डर आईडी यूनिक होती है, अकाउंट नंबर यूनिक होता है, तो हम लोग सबको यूनिक क्यों नहीं लिख देते, प्राइमरी की क्यों लिख रहे हैं, प्राइमरी की जो होती है 1 पर टेबल, अगर मेरे पास कस्टमर का नाम है, ईमेल एड्रेस है और अकाउंट नंबर है,
तो इनमें से बताओ मैं प्राइमरी की किसको रखूँगी? मैं इसको रखूँगी, ठीक है। ईमेल आईडी को मैं क्या रख सकती हूँ? नॉट नल, और नेम भी नॉट नल। अब इस टेबल के हिसाब से मैंने एक प्राइमरी की यूज़ करी। अगर ये मेरा ऑर्डर आईडी होता, ऑर्डर्स की डिटेल्स होती, तो मैं क्या करती? कंपोजिट प्राइमरी की लगाती कि प्राइमरी की ये हो गया ऑर्डर आईडी और ये हो गया प्रोडक्ट आईडी। इन दोनों को मैंने प्राइमरी की डिफाइन कर दिया। लेकिन यूनिक जो है, जितने चाहो उतने, प्राइमरी की कंडीशन है कि वो एक ही होगी। हाँ, उसको आप अब आता है क्वेश्चन नंबर 167 167 कि डिफ़ॉल्ट का कोई एग्जांपल मिल जाए तो मैं बताती हूँ, ठीक है। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ठीक है, जिसमें क्या होगा? एम्प्लॉय की आईडी होगी, उसको हम बोल देंगे इंटीजर, ठीक है। और लोकेशन होगी, इसको हम लिखेंगे, लोकेशन की जगह चलो सिटी लिख देते हैं, सिटी। इसको हम लिखेंगे वैरकैर का हमने लिमिट डिसाइड कर दिया, और इसको यहाँ पे बंद नहीं करेंगे, हम इसको कर देंगे डिफ़ॉल्ट, क्योंकि अगर किसी ने अपनी सिटी नहीं डाली तो डिफ़ॉल्ट सिटी भी आनी चाहिए ना। सो दिस विल बी द डिफ़ॉल्ट सिटी, एक सेकेंड, या दिस विल बी द डिफ़ॉल्ट सिटी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिफ़ॉल्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 168 168 में बोलता है हमें ये बंद करना पड़ेगा इसका कोड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 168 बोलता है प्राइमरी की वर्सेस यूनिक की वर्सेस फॉरेन की। तो प्राइमरी की इज नॉट नल, ठीक है। इसको हम क्लस्टर्ड भी कर सकते हैं, ओके। यूनिक जो होता है अलाउ करता है नल वैल्यूज, ठीक। और माई एसक्यूएल में तो मल्टीपल हो जाते हैं। और फॉरेन की जो है वो रेफरेंस के लिए होता है कि मेरी एक टेबल है जिसमें ऑर्डर भी है, मेरी एक टेबल है जिसमें कस्टमर्स भी है। कस्टमर्स की जब मैंने टेबल क्रिएट की तो मैंने कस्टमर आईडी अलॉट की सबको, और जब मैंने ऑर्डर्स की लिस्ट बनाई तो कोई कस्टमर आया उस कस्टमर आईडी टेबल में से और उसने कोई ऑर्डर खरीदा, तो उस कस्टमर की कस्टमर आईडी भी उसमें ऐड हुई। तो कस्टमर आईडी दोनों जगह प्रेजेंट है, इसलिए वो फॉरेन की होगा कि दोनों कीज़ को कनेक्ट कर सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 169 इट विल से FK allows null unique allows null, इनमें से कौन सा नल अलाउ करता है? यूनिक जो है वो ऑलवेज नल अलाउ कर सकता है। फॉरेन की जो है उसमें नल तभी अलाउ होंगे जब सामने वाले रेफरेंस कॉलम में नल वैल्यूज प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 170 हमें बोलता है एक कंपोजिट प्राइमरी की का एग्जांपल दे दो ना। तो अब मैं पहले भी दे चुकी हूँ प्राइमरी की, ये मैंने लिखी, मैंने ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी दोनों को कंपोजिट तरीके से प्राइमरी की डिफाइन कर दिया, ठीक है। 171 ऐड चेक
कांस्टेंट, ये हम ऊपर कर चुके हैं चेक जो है, ठीक है, ये वही है एज 18 वाला। लेकिन अगर मुझे टेबल में ऐड करना हो तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल में, जब किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल में मुझे कोई कांस्टेंट ऐड करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगी, गैस करो। हम पढ़ के आ चुके हैं इसी वीडियो में। मैं यूज़ करूँगी ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ठीक है। उसके बाद मैं ऐड करूँगी कांस्टेंट। कांस्टेंट का नाम है चेक सैलरी, जो मैं पहले कर चुकी हूँ, और चेक करूँगी कि सैलरी जो है क्या वो 20,000 से ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 172, जो कि पूछा जा सकता है। ऑन डिलीट कैस्केड वर्सेस सेट नल वर्सेस नो एक्शन। तो कैस्केड ऑटो डिलीट्स, चाइल्ड सेट, ठीक है। सेट नल जो है वो फॉरेन की के हिसाब से एक्शन लेता है, ठीक है, टू प्रिवेंट द पेरेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 173, क्वेश्चन नंबर 173 में बोलता है इनवैलिड फॉरेन की क्या होती है। अगर कस्टमर आईडी और कस्टमर टेबल में जो आईडी है उसको ना मैच करके अलग ही डिटेल को रेफरेंस दे रहे हो, देन इट्स इनवैलिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 174, क्वेश्चन नंबर 174 हमें क्या बोलता है, डिसेबल क्या कर सकते हैं। मैंने डिसेबल कर दिए, ठीक है, मैंने इतने सारे कांस्टेंट लगा दिए, अब मुझे हटाने वो सारे। मेरे मैनेजर ने कहा कि इतने रूल्स नहीं चाहिए, अगर तुम इतना कांस्टेंट लगाओगी कि सामने वाले का नाम भी तुम्हें चाहिए, ईमेल आईडी भी तुम्हें चाहिए, तो आजकल के कस्टमर्स इतने लेजी हो गए हैं कि वो अपनी डिटेल्स नहीं डालना चाहेंगे, तो तुम क्या करोगी शैलजा। तो मैं कहूँगी ठीक है सर, फॉर द सेक ऑफ कस्टमर्स मैं ये सारे कांस्टेंट्स हटा देती हूँ। कैसे करूँ मैं ये, ऑल्टर टेबल करना पड़ेगा सबसे पहले, टेबल का नाम लगाना पड़ेगा, और फिर नो चेक कॉन्स्टेंट्स ऑल, दैट्स इट। सारे कॉन्स्टेंट मैंने हटा दिए यहाँ से। ओके, अब सवाल है वाई, आखिरी सवाल इसमें 175 क्वेश्चन, वाई कॉन्स्टेंट्स आर बेटर देन ऐप वैलिडेशन। क्योंकि ये डेटाबेस लेवल पर इन्फोर्स होते हैं। जी हाँ, ऐप जब हम रिडिफाइन करते हैं तो ऐप का जो जो उसका यूआई यूएक्स तैयार होता है, फ्रंट एंड बैक एंड जो बनता है, उसके अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग के कुछ सैंपल के ऊपर वो तैयार होता है। आफ्टर सम टाइम जब वो बीटा वर्जन में जाता है या फिर यूज़र एंड की जो टेस्टिंग होती है, ठीक है, वो सब जब होता है तब हम असल में डेटा के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। तब हमें नहीं पता ना कि सामने वाला जो कस्टमर है वो कितना आलसी है। मैंने ऐप में कांस्टेंट लगाया ही नहीं मान लो, ठीक है, लेकिन मैंने डेटाबेस पे कांस्टेंट लगा रखे कि जब उसने डिटेल डाली तो क्लिक तो हो गया कि मूव फॉरवर्ड, लेकिन वो अकाउंट नहीं बन पाएगा। फिर उसके पास जाएगा ट्रिगर, और ट्रिगर जाएगा डेटाबेस से, ठीक है। इसलिए डेटाबेस लेवल पे जब हम कांस्टेंट लगाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि अल्टीमेटली स्टोर तो उसी डेटाबेस में होगा ना। फिर लोग गूगल प्ले पे रिव्यू छोड़ जाते हैं कि बेकार ऐप है। अगला टॉपिक है हमारा जॉइंस, लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन। जी हाँ,
जॉइंस की डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। जॉइन क्या करता है? जॉइन करता है ऑब्वियसली, दो टेबल हैं उनको आपस में जॉइन कर दो। किन तरीके से? लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन एंड फुल जॉइन। ठीक है, व्हाट आर जॉइंस? अब डिटेल में बताते हैं। जॉइन कंबाइन रोज फ्रॉम टू टेबल्स, ज़्यादा से भी कर सकता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम्स। ठीक है, इनर जॉइन जो होता है वो सिर्फ मैचिंग चीज़ें लेके आता है। लेफ्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड की पूरी टेबल उठा के ले आएगा। राइट जॉइन जो होता है वो राइट साइड की सारी चीज़ें उठा के ले आएगा। डजंट मैटर नल है कि नहीं है, नल से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फुल जो होता है वो सारा का सारा डेटा उठा लाएगा विद नल। तो इन सारों में से तो सबसे सही है, जो आपको अगर चाहिए कि मुझे बिना नल के डेटा चाहिए तो आप इनर जॉइन लगाओ, वो नल नहीं उठाता। ठीक है, क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ये होता है। सेल्फ जॉइन भी होता है कि आप टेबल को खुद से ही जॉइन कर रहे हो। उसके अलावा फ़िल्टर करता है ऑन राइट टेबल, वेयर इस्तेमाल होता है उसमें। ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें हायरार्की चलती है। ठीक है, अब सवाल है हमारा 176। 176 सवाल जो है वो हमसे पूछ रहा है जॉइन के टाइप्स। इनर, लेफ्ट, राइट, फुल, क्रॉस एंड सेल्फ, ये हमारे टाइप है। ठीक है, एक कॉमन सा सिंटेक्स में लिख देती हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ए नाम की एक टेबल है, अब मुझे उसे ज्वाइन करना है बी नाम की टेबल से। ऑन व्हाट बेसिस? कि ए और बी में ना जो आईडी है वो कॉमन है। तो ए डॉट आई डी इज इक्वल्स टू बी डॉट आई डी। आई डी के बेसिस में मैंने उसको ज्वाइन कर दिया। अब मुझे बताओ कि ये इनर ज्वाइन क्या करता है। नेक्स्ट सवाल है ओनली मैचिंग रोज। नॉन मैचिंग को वो लिखता ही नहीं है, हेंस नल वैल्यूज भी नहीं होती। अब इसका सिंटैक्स होता है सिलेक्ट। एम्प्लॉय टेबल को हमने ई से डिनोट करता है, एम्प्लॉय टेबल में से नेम। ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल को हमने डी से डिनोट करता है, डिपार्टमेंट टेबल में से डिपार्टमेंट का नेम। फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज ई, और फिर उसको इनर ज्वाइन किया हमने डिपार्टमेंट डी। ऑन व्हाट? ई की आईडी से, ई एम्प्लॉय आईडी, नहीं, डिपार्टमेंट आईडी, दोनों में डिपार्टमेंट आईडी है। ठीक है, ई की डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू डी की अपनी खुद की आईडी, इसके ऊपर हमने इसको इनर ज्वाइन कर दिया। अब यही सेम टाइप का जो सिंटैक्स है वो लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, इन सब में चलेगा। एक सेकेंड, हाँ, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन। ठीक है, वो उसका अलग कंसेप्ट है। अब सवाल नंबर 178 से 179, 180, ये इसी के ऊपर है कि लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन ये क्या करता है, ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। इनर जॉइन जो है वो कॉमन चीज़ें जो दोनों टेबल में प्रेजेंट होंगी वो चीज़ें लेके आता है। लेफ्ट जॉइन जो क्या करता है कि लेफ्ट साइड में जो टेबल है, एम्प्लॉय टेबल हमने लेफ्ट साइड रखी ना यहाँ पे, एम्प्लॉय टेबल का सारा डेटा उठा के ले आएगा। ठीक है, भले डिपार्टमेंट किसी एम्प्लॉय का डिफाइन ना करा गया हो तो उस केस में वो नल वैल्यू दिखा देगा। राइट में क्या होगा, डिपार्टमेंट की सारी डिटेल्स उठा के ले आएगा, मैच करेगा उसको एम्प्लॉय से। और अगर किसी डिपार्टमेंट में किसी एम्प्लॉय की डिटेल होंगी और किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय आईडी है लेकिन नाम वगैरह नहीं है तो उधर नल आ जाएगा। अब फुल जॉइन में सारे के सारे कंप्लीट एम्प्लॉय टेबल और कंप्लीट डिपार्टमेंट टेबल मर्ज हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सीधा जंप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 181 पे, क्रॉस जॉइन क्या होता है। एवरी रो ऑफ ए विद एवरी रो ऑफ बी
माने अगर 5 रो हैं, ठीक है, और 5 कॉलम हैं, तो टोटल डेटा कितना निकलेगा? गैस करो। पापा 25 निकला डेटा। ठीक है, इसका सिंटैक्स होता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज एंड देन क्रॉस जॉइन विद डिपार्टमेंट्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि नाम है रवि और टोटल डिपार्टमेंट है इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, मैथ्स। तो रवि इन सब के साथ भी लिखा जाएगा, भले ही रवि बस इंग्लिश के साथ हो। रवि हिंदी में भी लिखा जाएगा, रवि फिजिक्स में भी लिखा जाएगा। असल में से 2 वैल्यू आनी चाहिए थी, बट अब टोटल 4 वैल्यू आएंगी। ठीक है, ये हुआ है, मतलब 1 इंटू 4 हुआ है इज इक्वल्स टू 4। अगर रवि और रेनू होते तो 2 इंटू 4 होता, माने आउटपुट 8 निकलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 182। सेल्फ जॉइन क्यों यूज करते हैं? भर हम हमारी खुद की टेबल है, हमने सेल्फ जॉइन क्यों यूज किया? मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ा, उसमें है बहुत सारे मैनेजर। ठीक है, अब मेरा जो बॉस है वो जानना चाहता है कि शैलजा इस ऑर्गेनाइजेशन के डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट के कौन से मैनेजर के अंडर काम करती है ना? उस केस में टेबल को, जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की टेबल है, उसको सेल्फ ज्वाइन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट एम्प्लॉय का नाम फ्रॉम एम्प्लॉयज ई। ठीक है, उसको मैंने रुको, दोबारा मैंने गलत लिख दिया। सिलेक्ट ई नेम एज एम्प्लॉय का नाम, ठीक है, मैनेजर का नेम एज मैनेजर का नाम, ठीक है, फ्रॉम द सेम टेबल फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, अब एम्प्लॉय टेबल लेफ्ट ज्वाइन करेगी एम्प्लॉय ही के साथ, इसमें एन जो है ऑन ई एम्प्लॉयज इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल्स टू एम की आईडी। अब सामने वाले को वो डेटा मिलेगा कि ये एम्प्लॉय किस मैनेजर के साथ काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 183। 183 हमसे पूछता है एम्प्लॉय विद नो डिपार्टमेंट। क्या करेंगे? लेफ्ट जॉइन यूज करके दिखाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय तो सारे आ जाएंगे, ठीक है, डिपार्टमेंट नल आएगा, तो हम यूज करेंगे लेफ्ट जॉइन। सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय लेफ्ट जॉइन डिपार्टमेंट डी ऑन एम्प्लॉयज की डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट की आईडी वेयर डी डॉट आई डी इज नल। ठीक है, ये हमारा सिंटेक्स तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 184, ऑलमोस्ट देयर गाइस, ऑलमोस्ट देयर। मैं कहती हूँ अगर आपको अभी लग रहा है कि हमें बहुत देर हो गई है चीज़ें पर पढ़ते हुए, बहुत देर हो गई तुम्हें ये वीडियो देखते हुए, तो एक आखिरी सवाल जो मैं इस वीडियो में कवर करूँ, अगर वो भी तुम्हारे इंटरव्यू में आ गया ना और तुम उस पॉइंट पर नहीं बता पाए, तो वो एक सवाल तुम्हारी सालों की मेहनत रिफ्लेक्ट कर देगा। मैं खुद के एग्जाम्पल से बता रही हूँ। डिपार्टमेंट विद नो एम्प्लॉय,
अब इसमें मैंने पहले ई रखा था, अभी मैं कर दूंगी डी, डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट, डी लेफ्ट ज्वाइन करेंगे एम्प्लॉयज़ के साथ, ऑन डिपार्टमेंट की आईडी इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट आईडी, हेयर एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू इज नल। सेम ही उल्टा कर दिया बस। क्वेश्चन नंबर 185 बोलता है लेफ्ट जॉइन ट्रैप फिल्टर वेयर वर्सेस ऑन। अब हमने क्या किया यहाँ पे, हमने इसमें ऑन भी यूज़ किया और हमने वेयर भी यूज़ किया। अभी हम उससे पूछ रहा है कि लेफ्ट जॉइन में वेयर और ऑन के वर्सेस क्या हो सकता है। ठीक है, अब क्यों करते हैं, वेयर जो है वो चीज़ें फिल्टर कर देता है राइट आफ्टर द लेफ्ट जॉइन, बट ऑन कीप्स द लेफ्ट। ठीक है, एनालाइज करेगा पूरे को और फिर फिल्टर करना शुरू करेगा। क्वेश्चन नंबर 186 बोलता है जॉइन तीन टेबल ज्वाइन करके दिखाओ। सिलेक्ट एम्प्लॉय का नाम, डिपार्टमेंट का नाम, ओ अमाउंट, ये ऑर्डर से है, फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ये देखो फ्रॉम एम्प्लॉयज़ मैंने इसलिए लिखा था कि जो टेबल स्टार्ट हो वो एम्प्लॉय के नाम से स्टार्ट हो। ठीक है, ये मत बोलना कि आपने फ्रॉम डिपार्टमेंट क्यों लिखा, फ्रॉम ऑर्डर्स क्यों लिखा। ये एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट आईडी भी, डिपार्टमेंट आईडी है, ऑर्डर आईडी भी होगी। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ई, ज्वाइन करना है एम्प्लॉयज़ को ई ऑन व्हाट, फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ई ज्वाइन डिपार्टमेंट्स डी ऑन एम्प्लॉयज़ की डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू डिपार्टमेंट की खुद की आईडी, और फिर उसको ज्वाइन करना है ऑर्डर्स के साथ, ऑर्डर्स ओ ऑन एम्प्लॉय की आईडी, फिर ऑर्डर में इक्वल्स टू ऑर्डर में भी एम्प्लॉय की ही आईडी। ये इस तरीके से पूरा ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 187 सेल्फ ज्वाइन वही है सेम, कौन सा एम्प्लॉय कौन सा मैनेजर कितना कमा रहा है। ठीक है, सिलेक्ट ई डॉट नेम, उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ई। ठीक है, ज्वाइन करो एम्प्लॉयज़ एम, मैनेजर वाली लिस्ट के एम्प्लॉयज़ ऑन ई डॉट मैनेजर आईडी इज इक्वल्स टू एम डॉट आईडी वेयर सैलरी, किसकी सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी इज ग्रेटर देन मैनेजर की सैलरी, और ये हमारा बंद हो गया। 188 नेचुरल ज्वाइन, और क्यों अवॉइड करना है। सेम नेम कॉलम्स ज्वाइन कर देता है, रिस्की है, डेटा मिसप्लेस कर देगा, ऐसे टर्म्स बनाते हैं। 189 जॉइन वर्सेस
यूनियन। जॉइन हॉरिजॉन्टली ऐड करता है, यूनियन वर्टिकली ऐड करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 190। नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लीव इट। ये बहुत ही प्रो लेवल के जो कोडर्स होते हैं उनके लिए, हमारे लिए है। हमारा गोल है बेसिक पे जाना, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती। जॉइन मल्टीपल कॉलम्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज ई, जॉइन एम्प्लॉयज, सॉरी, डिपार्टमेंट डी और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट की खुद की आईडी एंड एम्प्लॉय की सिटी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट की लोकेशन। अब ये दो दो कॉलम के बेस पे मैच होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 192। 192 ये भी वही है, सेम लेवल। लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज। देखो क्या है, जैसे जैसे हमारे सवाल खत्म होते जाएंगे कुछ है सवाल आएंगे जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, जो हम नहीं करेंगे। क्यों? 10th में मेरे ना फर्स्ट सेमेस्टर में, एग्जाम्पल दे रही हूँ बस एक, फर्स्ट सेमेस्टर 10th में क्या हुआ था कि मैंने बड़ी अच्छी तैयारी की थी मैथ्स की, और जब मैं वहाँ पे पहुँची तो आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गए, और मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ कि आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन थे वो सिर्फ 10 नंबर के थे, और मैं इतनी ज़्यादा होच पोच हो गई कि मेरे 70 नंबर आए 100 में से। अब आप सोचोगे मे बी मैम आप मैथ्स में अच्छे नहीं होंगे दैट्स वाई। नहीं, सेकंड सेमेस्टर मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए थे, और सेकंड सेमेस्टर में तो ट्रिग्नोमेट्री भी थी। पहले सेमेस्टर में तो ये सब भी नहीं था, बहुत ही आसान था पहला सेमेस्टर। मैं इतनी कंफ्यूज हो गई, मैं घर आ गई, मैंने कुछ सवाल छोड़ दिए, मुझे अब हर एक सवाल आउट ऑफ सिलेबस लगने लग गया था। तो मैं ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं शेयर करना चाहती आपके साथ जहाँ पे आपका दिमाग चकराए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 193। जॉइन विदाउट ऑन कौन सा होता है? इसको बोलते हैं क्रॉस जॉइन। हमने ऊपर करके देखा है ना अभी, बहुत सारे मैनेजर। ओके, क्रॉस जॉइन ये, इसमें हमने और यूज़ किया नहीं। सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय क्रॉस जॉइन डिपार्टमेंट्स, ये हर एक रो को, हर एक कॉलम मतलब हर इस रो के कंटेंट को उस रो के कंटेंट से मल्टीप्लाई कर देता है। क्वेश्चन नंबर 194। क्वेश्चन नंबर 194 सेज लेफ्ट या फिर राइट, कौन सा बढ़िया है? लेफ्ट इज मोर रीडेबल। वन 195 क्वेश्चन says join versus सब क्वेरी। सब क्वेरी क्या होते हैं? क्वेरी के अंदर लिखी हुई क्वेरी को सब क्वेरी कहते हैं। जॉइन जो है वो फास्टर होते हैं टाइप करने में, लेकिन इसका नुकसान है। जॉइन जो है वो स्पेसिफिक डिटेल नहीं दे सकता, सब क्वेरी स्पेसिफिक डिटेल दे सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ मेरे को सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाल कर दो, ये सवाल पूछा जाता है बहुत, लेकिन इतना कॉमन हो चुका कि आपकी किस्मत में शायद आए भी ना। ये सबसे मतलब सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाल कर दो, इस केस में हम सब क्वेरी लिखेंगे। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगी क्योंकि हमारा अगला टॉपिक सब क्वेरी ही है। सब क्वेरी अगला टॉपिक और आखिरी टॉपिक, मोस्ट प्रोबेबली नहीं, आखिरी नहीं है, सेकंड लास्ट है। सब क्वेरीज
सब क्वेरी और इंडेक्स आखिरी दो टॉपिक हैं जिनके ऊपर मुझे डिटेल में वीडियो बनानी है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे रखूँगी। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। होपफुली कल 50 पाइथन के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अपलोड करूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। रात के बज गए हैं 1:15 और अब मुझे सो जाना चाहिए। और अगर आप भी रात को वीडियो देख रहे हो तो मैं चाहूँगी कि पूरी देख के सोओ। सुबह नहीं देखी जाती, सुबह ट्रैवल कर जाता है। तो अभी तक अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब कर दो। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी। इट मोटिवेट्स मी। थैंक यू सो मच।